इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ स्टेट्स whose presence or absence will not affect the language accepted by the DFA. Okay, is called optimization or minimization of DFA. Okay, अब इस पर बेस्ड कुछ नोट है, तो वो हम क्या करेंगे कि वो नोट समझते हैं। ओके, कहता है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डेड स्टेट, अनरीचेबल स्टेट्स एंड इक्वल स्टेट्स will not affect the language accepted by DFA. ओके, पहला पॉइंट। लेकिन जब हम DFA को मिनिमाइज कर रहे हैं, मतलब मिनिमल DFA कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं या ऑप्टिमाइज्ड DFA कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हर हाल में डेड स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन द डेड स्टेट इन मिनिमल DFA। इसका मतलब यहां से जो 3 पॉइंट निकले कि डेड स्टेट, अनरीचेबल स्टेट और इक्वल स्टेट, ये लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए को अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन डेड स्टेट को आपको मिनिमल डीएफए में मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कौन सी स्टेट फिर हमको रिमूव करनी पड़ेंगे, एलिमिनेट करनी पड़ेंगे? द डीएफए विच इज फ्री फ्रॉम इक्वल स्टेट्स एंड अनरीचेबल स्टेट्स इज कॉल्ड मिनिमल डीएफए और ऑप्टिमाइज्ड डीएफए। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। नाउ if the minimum number of states to construct the DFA to accept the language L is n, okay, then it is not possible to construct the DFA with less than n states which accept the same language L. Okay, और इसी के बेसिस पर ये लास्ट पॉइंट है कि MDFAs आर यूनिक। मतलब अगर एक लैंग्वेज गिवन हो और आपसे कहा जाए 10 लोगों को दिया जाए प्रॉब्लम कि इसका MDFA कंस्ट्रक्ट करो, तो MDFA 10 के 10 लोगों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि MDFA यूनिक होता है। ओके, लेकिन अगर 10 लोगों को दिया जाए DFA कंस्ट्रक्ट करो उसी लैंग्वेज का, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 10 लोगों में 10 के 10 या कुछ लोगों के DFA सेम हो और कुछ के डिस्टिंक्ट हो, अलग DFA पॉसिबल है। ओके, इसीलिए DFAs आर नॉट यूनिक, वेयर एज MDFAs दैट इज मिनिमल DFAs या ऑप्टिमाइज्ड DFAs आर यूनिक। अब यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये जानने का कि इक्वल स्टेट्स क्या होती हैं। अनरीचेबल स्टेट्स तो आप यहां पर जानते हो, हमको फ्री फ्रॉम इक्वल स्टेट एंड अनरीचेबल स्टेट करना है, तो डेड स्टेट भी आप जानते हो, अनरीचेबल स्टेट्स है ये पता है आपको। तो अब यहां हम जानते हैं नेक्स्ट कि इक्वल स्टेट्स क्या होती। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल स्टेट्स। ओके, कहता है कोई भी दो स्टेट्स P, Q किसी भी DFA की, इनको इक्वल स्टेट्स कब कहा जाएगा कि सपोज करो किसी स्टेट P पर हो, आपने स्ट्रिंग W को रीड किया, ओके, किसी DFA में, और अगर स्टेट P से W रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुंचते हो, और साथ में अगर जो है कोई दूसरी स्टेट Q है और वही स्ट्रिंग W रीड करते हो और आप फिर से फाइनल स्टेट में ही पहुंचते हो, तो कहता है इस केस में P, Q क्या है? इक्वल स्टेट्स। ओके, दूसरा एक तरीके से और भी इक्वल स्टेट्स हो सकती हैं। कैसे? कि अगर स्टेट P या Q से W रीड करके आप कहां चले पहुंच जाओ? नॉन फाइनल स्टेट्स में पहुंच जाओ। मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू हो तो P और Q इक्वल स्टेट्स हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू हो तो P और Q जो स्टेट है DFA की वो इक्वल है। ओके, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर इस पर नोट देख लिया जाए, एवरी स्टेट इज इक्वल टू इटसेल्फ। दूसरा, फाइनल स्टेट्स कांट बी इक्वल टू नॉन फाइनल। यहां से भी दिखाई दे रहा है कि P, Q दोनों फाइनल में जा रहे हैं W रीड करके तो इक्वल है, दोनों नॉन फाइनल में जा रहे हैं तो इक्वल है। टू फाइनल स्टेट्स कैन बी इक्वल, वही दिखाया गया है। टू नॉन फाइनल स्टेट्स कैन बी इक्वल, मतलब जरूरी नहीं है कि हर हाल में वो इक्वल हो ही जाए, हो सकती है इक्वल। ओके, द इक्वल रिलेशन, अगर चूंकि जो सेट का कॉन्सेप्ट है, जैसे एक सेट में एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन,
और यहां पर जो सेट ऑफ स्टेट्स हैं डीएफए की वो भी सेट है, तो इस पे भी इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। तो यहां पर वही इक्विवेलेंस रिलेशन है, द इक्वल रिलेशन मे एग्जिस्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ फाइनल स्टेट्स और अ पेयर ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स। ओके, अब नेक्स्ट इसी में हम पढ़ने जा रहे हैं के इक्विवेलेंट मीन्स के इक्विवेलेंट स्टेट्स या के इक्विवेलेंट रिलेशन। ओके, या इसी को कुछ लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ के इक्विवेलेंस क्लास। तो ये जो कॉन्सेप्ट है के इक्विवेलेंस क्लास का, पहली बात तो एक थ्योरम होती है माइहिल-नेरोड इक्विवेलेंस रिलेशन या माइहिल-नेरोड थ्योरम होती है, तो उसके रेफरेंस में ये के इक्विवेलेंस क्लास है। कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है कि टू स्टेट्स P, Q इज सेड टू बी के इक्विवेलेंस के इक्विवेलेंट या कह लो के इक्विवेलेंट क्लास इफ बोथ डेल्टा P, W and delta Q, W goes to either final states or non-final states for every input string W such that mod of W is smaller than equal to K। इसका मीनिंग क्या हुआ? कहता है कि अगर सपोज करो ये सिनेरियो है, अगर ये सिनेरियो है तो P और Q क्या होंगी? इक्वल स्टेट्स होंगी। या ये सिनेरियो है कि W रीड करने के बाद दोनों P और Q दोनों नॉन फाइनल स्टेट पे जाते हैं, तो भी P, Q इक्वल स्टेट्स हैं। अब इसके बाद इक्विवेलेंट क्लास का वो होता है, मीनिंग अगर सपोज करो W, जहां पर ये W है, अगर मॉड ऑफ W मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 0 है, इसका मतलब P, Q क्या है? 0 इक्विवेलेंट। कौन? P, Q। P, Q आर 0 इक्विवेलेंट। अगर मॉड ऑफ W इक्वल टू 1 है, इसका मतलब P, Q क्या है? 1 इक्विवेलेंट है। अगर मॉड ऑफ W 2 है तो इसका मतलब P, Q क्या है? 2 इक्विवेलेंट है। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ दो लेंथ का इनपुट रीड करके ये पता चल पा रहा है कि P, Q इक्विवेलेंट है कि नहीं। ओके, अगर इक्विवेलेंट हैं तो दो लेंथ, तो इसीलिए इसको 2 इक्विवेलेंट बोल दिया। सिमिलरली फॉर के इक्विवेलेंट। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया कि डीएफए की एक क्यू क्या है? स्टेट्स हैं, कैपिटल Q, सेट ऑफ स्टेट्स। तो इसका मतलब सेट में जो इक्विवेलेंट्स रिलेशन होता है वो इसमें भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि सपोज करो QI R QJ वेयर R इज इक्वलिटी रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब हुआ कि QI इक्वल टू QJ। ओके, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक सेट की फॉर्म में कि रिलेशन क्या है? QI, QJ सच दैट QI इक्वल टू QJ। ओके, तो देन द रिलेशन R, जो ये रिलेशन R है, ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल जो आप सेट थ्योरी में पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, बिल्कुल उसकी तरह। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको एक डीएफए गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस डीएफए में कितनी टोटल इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम उस डीएफए को मिनिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। जो ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो एमडीएफए बनेगा मिलेगा, तो उस एमडीएफए में जितनी स्टेट्स हैं वही उतनी ही टोटल इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन एमडीएफए या मिनिमल डीएफए। ओके, एंड दैट्स डन।